हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हमने देखा था रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स की कुछ एक क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और रिमेनिंग क्लासेस के बारे में अभी बात करते हैं, आने वाले टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने देखा रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखा था अपन ने। जब भी कोई लाइट रे एक ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट होती है जिससे वह उसको पार करके दूसरी तरफ ना जा सके, तो वहाँ पे जो फिनोमिना शो होता है उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन फिनोमिना। और आज हम जो बात करेंगे वो होता है रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो इसके अंदर देखिए सिमिलर नेम है बट बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा। एक मीडियम से लाइट रे किसी एक ऐसे प्लेन पर इंसिडेंट होती है कि वो उसको पार करके दूसरी तरफ दूसरे मीडियम के आर पार हो जाए, तो इस तरह का फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन फिनोमिना कहलाता है। रिफ्लेक्शन के अंदर एक साइड पॉलिश्ड होती है, इंसिडेंट रे आती है और उस सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर ये मीडियम वन से इंसिडेंट होती है और मीडियम टू के अंदर वो एंटर कर जाती है। तो इसके भी कुछ रूल हैं रिफ्रैक्शन के भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहला लॉ तो यही है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ठीक है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ यहाँ पे, द सेकेंड थिंग इज व्हाट? द एंगल ऑफ incidence will be less than the angle of refraction if the light ray passes from denser to rarer medium। अगर डेंसर से, अगर ये मीडियम डेंसर है और यहाँ रेरर मीडियम है, तो ये लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर के अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर यहाँ डेंसर से रेरर में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ द लाइट रे passes from denser to rarer medium, क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर हटती है, अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, इसी के अंदर दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं कि अगर उल्टा हो जाए मीडियम, अगर यहाँ पे उल्टा हो जाए तो क्या होगा?
तीसरी बात लिखेंगे, इफ द लाइट रे passes from rarer to denser medium, तो क्या फिनोमिना देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास रेरर मीडियम है और यहाँ पे कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, ये अपने पास नॉर्मल है, नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रही है कोई लाइट रे, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए, बट रेरर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो बातें थी। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट रूल है रिफ्रैक्शन के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं। मीडियम जो होता है उसके अंदर हम परमिटिविटी की बात करते हैं। परमिटिविटी, तो देखो स्नेल्स लॉ सिंपली क्या होता है, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ठीक है, इसको एक बार देखिए, μ1 है आपका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस शब्द को छोड़ करके अपन बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोला मैंने, देखिए परमिटिविटी है वो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर अपन यूज़ करते हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर मीडियम की सघनता को बताने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो μ1 साइन आई μ2 साइन आर, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे, मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, तो एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा आई, ये नॉर्मल है अपने पास, ये नॉर्मल है, तो अगर रेरर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल आर हो गया। तो यहाँ पे μ1 साइन आई इक्वल्स टू हम डिफाइन करते हैं μ2 साइन आर से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन से देखें, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। अब एंगल आर, फॉर स्मॉल एंगल आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एंगल के लिए आप क्या लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एंगल एंगल साइन आई अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आई एंड साइन आर अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आर। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, और जो कॉस थीटा है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन इस तरीके से इनको आई और आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर। अब देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, आई जो है वो आर से बड़ा है, तो आई अपॉन आर जो है ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, और ये है अपना μ2 अपॉन μ1 के बराबर, और ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 1। और इस μ2 अपॉन μ1 को ही अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो μ21 कैन बी रिटन एज एंगल आई अपॉन आर। और ऑल्सो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर कोई भी लाइट रे पास होती है, तो उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस रेरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरेटिवली बड़ा आता है, और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अपन एक मीडियम को एयर या फ्री स्पेस मान लेते हैं, और फ्री स्पेस के अंदर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो म्यू की वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। अगर सबसे
लोवेस्ट डेंसिटी का मीडियम हम देखें तो वो फ्री स्पेस होता है या वैक्यूम होता है, और वैक्यूम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, तो एक बार नोट कीजिए। हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको म्यू से भी लिखा जाता है और एन से भी कई बार लिखा जाता है। ठीक है, वो अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम। मान लेते हैं एक जो लाइट रे है वो वैक्यूम से और किसी मीडियम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में एंटर करती है। तो मान लेते हैं ये एंगल आई बनाते हुए यहाँ से एंटर करती है, इसका ओरिजिनल पाथ ये है। तो वैक्यूम से सारे के सारे मीडियम क्या होते हैं, डेंसर ही होते हैं। वैक्यूम के कंपेरेटिवली जितने भी मीडियम आप देखोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डेंसर मीडियम होंगे। तो डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये एंगल हो गया अपना आर। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी है, c, और यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो ये जो म्यू है ये c और v का रेशियो भी होता है। ठीक है, तो म्यू 2 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 1 यानी म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अगर आपको निकालना है तो आप लिखोगे वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। ठीक है, तो म्यू 2 1 को v1 अपॉन v2, या फिर अगर पहला मीडियम वैक्यूम है तो c बाई v से भी लिखा जाता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। अपारेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। तो देखिए एक हमारे पास यहाँ पे किसी मीडियम से भरा हुआ जार है और इस जार के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और इसके बॉटम पे कोई एक ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना किस तरीके से होता है देखिएगा। अगर यहाँ पे इससे आने वाली लाइट रे इस तरीके से एंटर होती है और ये यहाँ पे एक हम नॉर्मल मान लेते हैं। अब देखिए ये वाला मीडियम है डेंसर और यहाँ पे है एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस, और ये मीडियम है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। ठीक है, तो रेरर मीडियम के अंदर एंटर हो रही है डेंसर से, तो ये अपने नॉर्मल ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाएगी, बेंड्स अवे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खड़ा होकर के कोई ऑब्जर्वर इसको अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या देखता है, वो देखता है लाइट रे बिल्कुल सीधी रेखा में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो अलोंग द नॉर्मल लाइट रे सीधी जाती है, ये भी हम एक लाइट रे ही मान सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब इसको जो इमेज दिखेगा वो इससे कुछ ऊंचाई पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है ये तो इसकी एक्चुअल डेप्थ है और ये इसकी एपरेंट डेप्थ है।
ठीक है। दिस डेप्थ जहाँ पे इसकी इमेज, ये इमेज है, इमेज यहाँ दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट ओरिजिनली यहाँ पे है। ठीक है। तालाब में हम देखते हैं मछलियाँ भी कंपैरेटिवली नीचे होती हैं, हमें ऊपर दिखाई देती है, हम वहाँ पे कांटा डाल देते हैं बट वो पकड़ में नहीं आती। लेकिन जो अनुभवी गोताखोर होते हैं वो ये जानते हैं कि मुझे ये जो डिस्टेंस है, ये अपरेंट डेप्थ है, तो ये कंपैरेटिवली नीचे होगी, तो वो पहले से ही अपने कांटे को नीचे डालते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये इसका, ये तो है नॉर्मल शिफ्ट, मतलब कितनी डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पे शिफ्ट हुई है। ये इसकी क्या थी, ओरिजिनल डेप्थ थी, ओरिजिनल डेप्थ। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है नामों से लिखा गया है, वो एक बार हम डायग्राम देख के बना लेते हैं। ये है डी एक्चुअल, डी ए सी, इसको बोला गया है डी एपरेंट, और जो नॉर्मल शिफ्ट है उसको एक्स से यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये है आपकी एक्स। ठीक है। तो डी एक्चुअल के कंपेरेटिवली कितना शिफ्ट हो जाती है, हमें वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे अपन दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी ओ आई, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है ओ और ये आई। ठीक है। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आर, तो दो, ये पैरेलल है इसके, दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो सेम एंगल बनाएगी, यानी ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा। और यहाँ पे देखो जेड एंगल से, ये जेड एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ भी दो पैरेलल लाइंस को, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। दिस एंगल इज आर, और ये एंगल भी क्या है, ये आई है तो ये भी आई। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए बी ओ और ए बी आई। ऑब्जर्वेशन करते हैं इसका थोड़ा सा। पहला ट्राइंगल है फर्स्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों ही ट्राइंगल जो हैं उनमें वो साइड कॉमन है, तो हम कह सकते हैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ए बी ओ, एंड दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी आई। ठीक है। ए बी ओ के अंदर अगर मैं टेन आई की वैल्यू निकालूं, टेन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर है ए बी और इसका बेस कितना है ए ओ। इसी तरीके से अगर टेन आर की अगर मैं बात करूं तो टेन आर भी ए बी अपॉन ए आई। अब देखिए स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा होता है फॉर स्मॉल एंगल्स, टेन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई एंड टेन आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ओ एंड आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए आई। ठीक है। अलॉन्ग विद दिस फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अभी हमने देखा है पीछे
μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। अब μ1 है इस मीडियम का म्यू, इसको तो म्यू ही मान लेते हैं। साइन आई स्मॉल एंगल के लिए आई हो जाएगा, इक्वल टू μ2 1 है क्योंकि एयर है, और साइन आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू म्यू आई आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू ए ओ इंटू आई। अच्छा, ए ओ हमारे पास क्या है, डी एक्चुअल, तो ये ए बी अपॉन डी ए सी, सब्सक्रिप्ट में लिख दिया मैंने डी ए सी, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए आई कितना है, डी एपरेंट। तो डी एपरेंट की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो डी एपरेंट क्या होगा, डी एपरेंट देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो। ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, डी एक्चुअल इंटू आई, और यहाँ से ए बी की वैल्यू है डी एपरेंट इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी एपरेंट अगर निकालना है तो डी एपरेंट इक्वल्स टू आई अपॉन आर, आई अपॉन आर इंटू डी एक्चुअल। ठीक है, और आई अपॉन आर यहाँ से क्या आ जाएगा, आई अपॉन आर इक्वल्स टू 1/μ। तो ये हो जाएगा डी एपरेंट इक्वल्स टू डी एक्चुअल अपॉन म्यू। बस ये निकालना था आपको। तो खैर, जो जेई और नीट वाले बच्चे हैं उनको इस डेरिवेशन का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो एपरेंट डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ का 1/μ टाइम्स होती है जब किसी डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है रेरर मीडियम से। ठीक है, अगर रेरर मीडियम में हो, डेंसर मीडियम में हो, रेरर में देख रहे हो, जैसे मछली उसको बाज को देख रही है, तो वो दूसरा केस होगा, वो हम आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। फिलहाल ये ध्यान रखो, अगर पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी डेंसर मीडियम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी एपरेंट डेप्थ हमें देखनी है, तो वो एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, एक्चुअल डेप्थ की 1/μ टाइम्स होगी। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी, किसकी, एक हेडिंग में एक बात और लिखी थी, नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालते हैं, देखिए नॉर्मल शिफ्ट कौन सी है, ये है x। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये x प्लस डी एपरेंट डी एक्चुअल हो जाएगा भाई, ये प्लस ये इक्वल्स टू ये पूरा। तो x प्लस डी एपरेंट इक्वल्स टू डी एक्चुअल। तो यहाँ से हम अगर d क्या निकालना है, x इक्वल्स टू डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट, और डी एक्चुअल, और ये होता है डी ए सी अपॉन म्यू, यानी कि x इज इक्वल्स टू डी ए सी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। ये क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल शिफ्ट आ गया। आई होप यू गोट द आइडिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं और उनके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे। किसी मीडियम के अंदर अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कितनी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, इन सब बातों के बारे में हमने इस क्लास के अंदर चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ ही साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी बच्चों के लिए जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें अगर फिज़िक्स की रेगुलर क्लासेस चाहिए तो आप फ्यूसिस लर्निंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।